क्या आपने कभी सोचा है कि सिंधु घाटी जैसी विकसित सभ्यता के बाद भारत में समाज किस दिशा में आगे बढ़ा? क्या बदलाव आए और कैसे एक नई जीवन शैली, नई सोच और नए धार्मिक विचारों का जन्म हुआ? और क्या ये सच है कि आज की भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था की जड़ें वैदिक काल में ही मिलती हैं? अगर हाँ, तो आखिर ये वैदिक काल था क्या और इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ल्यूसेंट जी के ऑडियो बुक सीरीज, जहां हम सामान्य ज्ञान को आसान, व्यवस्थित और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इस श्रृंखला में हम प्राचीन भारत के हर महत्वपूर्ण अध्याय को डिस्कशन फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें और लंबे समय तक याद भी रख सकें। पिछले एपिसोड्स में हमने इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से समझा। और आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए प्रवेश कर रहे हैं एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय में, वैदिक काल। ये वो समय था जब समाज में बड़े बदलाव आए, न केवल जीवन शैली में बल्कि धर्म, समाज और राजनीति के क्षेत्र में भी। इस पूरे एपिसोड में हम वैदिक काल के विभिन्न पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे, जैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन, धार्मिक विचार और राजनीतिक संरचना। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये विषय आपके सामने एक स्पष्ट और जुड़ी हुई कहानी की तरह प्रस्तुत हो, ताकि इसे समझना और याद रखना दोनों आसान हो जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं की नींव कैसे रखी गई, तो इस पूरे एपिसोड के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल की इस महत्वपूर्ण यात्रा को। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस नए अध्याय का पहला लेसन, वैदिक काल का परिचय। जी हाँ, और ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमें ये समझने की शुरुआत होगी कि वैदिक काल क्या था और भारतीय इतिहास में इसका स्थान क्या है। अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना, जो एक विकसित और सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। लेकिन उसके बाद अचानक हमें एक बिल्कुल अलग प्रकार का समाज देखने को मिलता है, जिसे हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, और यही बदलाव इस काल को और भी रोचक बना देता है। सिंधु सभ्यता जहां नगरीय जीवन पर आधारित थी, वहीं वैदिक काल में हमें ग्रामीण और पशुपालक जीवन शैली अधिक देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैदिक काल शब्द का अर्थ क्या है। वैदिक काल उस समय को कहा जाता है जब वेदों की रचना हुई थी। वेद प्राचीन भारतीय साहित्य के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। यानी इस काल का नाम ही वेदों के आधार पर रखा गया है। जी हाँ, और वेदों के माध्यम से ही हमें इस काल के बारे में अधिकतर जानकारी मिलती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, ये वैदिक काल कब का है? सामान्य रूप से वैदिक काल को लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी ये काल सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शुरू होता है और आगे चलकर महाजनपदों के उदय तक पहुंचता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आर्यों की। वैदिक काल का संबंध आर्य नामक समूह से जोड़ा जाता है। तो क्या आर्य बाहर से भारत आए थे या वे यहीं के निवासी थे? ये एक चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया के क्षेत्रों से भारत आए और धीरे धीरे यहाँ बस गए। यानी आर्यों के आगमन के साथ ही एक नई संस्कृति और जीवन शैली का विकास हुआ। जी हाँ, आर्य मुख्य रूप से पशुपालक थे और उन्होंने धीरे धीरे कृषि को भी अपनाया। अब अगर हम इस काल को समझना चाहें तो क्या इसे किसी भागों में विभाजित किया गया है? बिल्कुल। वैदिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी प्रारंभिक वैदिक काल। जी हाँ, ये वैदिक काल का प्रारंभिक चरण है, जहाँ जीवन अपेक्षाकृत सरल और प्राकृतिक था। और उत्तर वैदिक काल में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल और संगठित हो जाता है। राज्य, वर्ण व्यवस्था और धार्मिक कर्मकांडों का विकास इसी समय होता है। यानी ये काल परिवर्तन और विकास का काल था। बिल्कुल, यही वो समय है जहां से भारतीय समाज की कई महत्वपूर्ण परंपराओं की नींव रखी गई। तो इस लेसन में हमने समझा कि वैदिक काल क्या है, इसकी समय सीमा क्या है और ये किन किन भागों में विभाजित है। अगले लेसन में हम विस्तार से जानेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम वैदिक काल के प्रारंभिक जीवन की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और बेहद महत्वपूर्ण लेसन की ओर, ऋग्वैदिक काल।
जी हाँ, और जैसा कि हमने पहले भी बताया, ये वैदिक काल का प्रारंभिक चरण है, जहाँ से हमें आर्यों के जीवन, समाज और संस्कृति की पहली स्पष्ट झलक मिलती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऋग्वैदिक काल नाम क्यों पड़ा। इस काल का नाम ऋग्वेद के आधार पर रखा गया है, जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में उस समय के जीवन, समाज, देवताओं और परंपराओं का वर्णन मिलता है। यानी अगर हमें इस काल को समझना है तो ऋग्वेद हमारा मुख्य स्रोत है। बिल्कुल। अब अगर हम इस समय के लोगों के जीवन की बात करें तो वे मुख्य रूप से पशुपालक थे। यानी उनके लिए गाय, भैंस और अन्य पशु बहुत महत्वपूर्ण थे। जी हाँ, उस समय धन का अर्थ ही पशुओं की संख्या से लगाया जाता था। जिसके पास अधिक पशु होते थे उसे अधिक समृद्ध माना जाता था। तो क्या उस समय खेती नहीं होती थी? खेती की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वो मुख्य पेशा नहीं था। लोग अभी भी अधिकतर पशुपालन और शिकार पर निर्भर थे। अब अगर हम उनके रहने के तरीके की बात करें तो क्या वे स्थायी रूप से एक जगह रहते थे? नहीं, ऋग्वैदिक काल के लोग पूरी तरह स्थायी नहीं थे। वे अर्धघुमंतु जीवन जीते थे और आवश्यकता के अनुसार स्थान बदलते रहते थे। यानी उनका जीवन प्रकृति के बहुत करीब था। बिल्कुल। अब बात करते हैं समाज की। इस समय का समाज कैसा था? ऋग्वैदिक समाज सरल और समानता पर आधारित था। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई था और पिता परिवार का मुखिया होता था। क्या महिलाओं की स्थिति उस समय अच्छी थी? जी हाँ, महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, सभा और समिति में भाग ले सकती थीं और अपने विचार व्यक्त कर सकती थीं। यानी समाज में संतुलन और समानता थी। सही कहा आपने। अभी तक कठोर वर्ण व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। अब अगर हम उनके जीवन को एक वाक्य में समझें तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये एक सरल, प्राकृतिक और संतुलित जीवन था? जी हाँ, बिल्कुल। ऋग्वैदिक काल का जीवन प्रकृति के साथ सामंजस्य में था, जहाँ लोगों की आवश्यकताएं सीमित थीं और जीवन अपेक्षाकृत सरल था। अब एक महत्वपूर्ण बात, क्या इस समय कोई सामाजिक विभाजन था? प्रारंभिक रूप में कुछ वर्ग विभाजन जरूर था, लेकिन वो कठोर नहीं था। लोग अपने कार्यों के आधार पर पहचाने जाते थे, न कि जन्म के आधार पर। यानी बाद में जो जटिल व्यवस्था बनी वो इस समय तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी। बिल्कुल। यही कारण है कि ऋग्वैदिक काल को एक सरल और स्वतंत्र समाज का उदाहरण माना जाता है। तो इस लेसन में हमने समझा कि ऋग्वैदिक काल में लोगों का जीवन कैसा था, उनका समाज, उनका रहन सहन और उनकी सोच कैसी थी। अगले लेसन में हम इसी ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक और आर्थिक जीवन को विस्तार से समझेंगे, जो हमें इस समाज की संरचना को और स्पष्ट करेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस काल की गहराई में और आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, जिसका विषय है उत्तर वैदिक काल। जी हाँ, और ये वो चरण है जहाँ हमें वैदिक समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। अब तक हमने ऋग्वैदिक काल को समझा, जहां जीवन सरल, प्राकृतिक और अपेक्षाकृत समानता पर आधारित था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति काफी बदल जाती है। बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल को लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। इस समय आर्य समाज अधिक स्थायी और संगठित हो चुका था। यानी अब लोग एक स्थान पर बसने लगे थे। जी हाँ, अब घुमंतु जीवन की जगह स्थायी जीवन ने ले ली थी। लोग गांव में बसने लगे और धीरे धीरे नगरों का विकास भी होने लगा। तो क्या इस बदलाव का असर उनकी जीवन शैली पर भी पड़ा? बिल्कुल। अब कृषि मुख्य पेशा बन गई थी और लोगों का जीवन पहले की तुलना में अधिक स्थिर हो गया था। यानी अब अर्थव्यवस्था भी बदल रही थी। जी हाँ, कृषि के साथ साथ व्यापार और शिल्प कार्य भी विकसित होने लगे थे। अब अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो क्या इसमें भी बदलाव आया था? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया था। अब छोटे छोटे जनों की जगह बड़े बड़े राज्य बनने लगे थे और राजा की शक्ति भी बढ़ गई थी। यानी शासन पहले की तुलना में अधिक केंद्रीकृत हो गया था। बिल्कुल। अब राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था और उसकी भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। क्या सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व कम हो गया था? जी हाँ, धीरे धीरे इन संस्थाओं का महत्व कम होने लगा और राजा का नियंत्रण बढ़ता गया। अब अगर हम समाज की बात करें तो क्या इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है? बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक जटिल हो गया था। वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से विकसित हो चुकी थी और समाज 4 मुख्य वर्गों में विभाजित हो गया था। यानी अब वो समानता नहीं रही जो ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती थी। सही कहा आपने। समाज में भेदभाव बढ़ने लगा और विभिन्न वर्गों के बीच अंतर स्पष्ट होने लगा। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ देखें तो ये स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल परिवर्तन का काल था। बिल्कुल। ये वो समय था जब समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति तीनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए।
तो इस लेसन में हमने समझा कि उत्तर वैदिक काल में जीवन कैसे बदला और समाज किस दिशा में आगे बढ़ा। अगले लेसन में हम विस्तार से बात करेंगे वर्ण व्यवस्था और सामाजिक संरचना के बारे में, जो इस काल की एक प्रमुख विशेषता थी। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण लेसनों में से एक की ओर, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक संरचना। जी हाँ, और ये लेसन परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमें ये समझ में आता है कि भारतीय समाज की संरचना कैसे बनी और समय के साथ उसमें क्या बदलाव आए। अब तक हमने ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को समझा, लेकिन अब सवाल ये है कि समाज का ढांचा वास्तव में कैसा था। बिल्कुल, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत सरल और समानता पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था धीरे धीरे बदलने लगी। यानी यहीं से वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से सामने आती है। जी हाँ, वर्ण व्यवस्था का अर्थ है समाज का विभिन्न वर्गों में विभाजन। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 मुख्य वर्णों में बट गया था। ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन चारों वर्णों की क्या भूमिका थी? ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन करना और धार्मिक कार्य करना। क्षत्रिय शासक वर्ग थे जो रक्षा और प्रशासन का कार्य करते थे। वैश्य व्यापार, कृषि और पशुपालन से जुड़े थे और शूद्र सेवा कार्य करते थे। यानी समाज में काम का बंटवारा स्पष्ट रूप से निर्धारित हो गया था। बिल्कुल, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारंभ में ये व्यवस्था कार्य के आधार पर थी, लेकिन धीरे धीरे ये जन्म के आधार पर स्थायी हो गई। यानी अब व्यक्ति अपने जन्म के अनुसार ही समाज में स्थान प्राप्त करता था। सही कहा आपने, और यहीं से सामाजिक असमानता की शुरुआत होती है। क्या इस व्यवस्था का असर समाज के अन्य पहलुओं पर भी पड़ा? जी हाँ, इससे समाज में ऊंच नीच का भाव बढ़ने लगा और विभिन्न वर्गों के बीच दूरी बन गई। अब अगर हम परिवार की बात करें तो उस समय परिवार की संरचना कैसी थी? परिवार पितृसत्तात्मक था, यानी पिता परिवार का प्रमुख होता था। संयुक्त परिवार की परंपरा भी देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति कैसी थी इस समय? ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अधिक अधिकार थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति कमजोर होने लगी। यानी अब उन्हें शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में पहले जैसा स्थान नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, उनके अधिकार सीमित होने लगे और समाज में उनकी भूमिका भी कम हो गई। तो अगर हम इस पूरे लेसन को समझें तो ये स्पष्ट होता है कि उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक संगठित तो हुआ, लेकिन साथ ही असमानताएं भी बढ़ीं। सही कहा आपने, वर्ण व्यवस्था ने समाज को एक संरचना दी, लेकिन उसी के साथ सामाजिक विभाजन भी पैदा किया। यही कारण है कि ये विषय इतिहास में इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस लेसन में हमने वर्ण व्यवस्था, सामाजिक ढांचे और महिलाओं की स्थिति को विस्तार से समझा। अगले लेसन में हम आर्थिक जीवन और व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमें उस समय की रोजमर्रा की गतिविधियों की और स्पष्ट जानकारी मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस समाज के आर्थिक पक्ष को समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, जिसका विषय है वैदिक काल का आर्थिक जीवन और व्यवसाय। जी हाँ, और ये लेसन हमें ये समझने में मदद करेगा कि उस समय लोगों की आजीविका कैसे चलती थी और वे किन किन कार्यों में लगे हुए थे। अब तक हमने सामाजिक संरचना को समझा, लेकिन किसी भी समाज को सही तरीके से समझने के लिए उसका आर्थिक आधार जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, और अगर हम वैदिक काल के आर्थिक जीवन की बात करें तो इसमें समय के साथ स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसा परिवर्तन? ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख बन गई। यानी लोगों के जीवन में स्थिरता आने लगी थी। जी हाँ, लोग स्थायी रूप से बसने लगे थे, जिससे खेती को बढ़ावा मिला। हल, बैल और बाद में लोहे के औजारों का उपयोग होने लगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो क्या इस समय फसलों की विविधता भी बढ़ी थी? बिल्कुल, जौ के साथ साथ गेहूं, चावल और अन्य अनाज भी उगाए जाने लगे थे। अब अगर हम व्यापार की बात करें तो क्या वो भी विकसित हो रहा था? जी हाँ, व्यापार धीरे धीरे विकसित हो रहा था। शुरुआत में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन बाद में धातुओं का उपयोग बढ़ने लगा। यानी आर्थिक लेन देन के तरीके भी बदल रहे थे। सही कहा आपने। इसके अलावा लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय भी करने लगे थे, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार और बुनकर। यानी समाज में कार्यों का विभाजन भी स्पष्ट होता जा रहा था। बिल्कुल, ये विभाजन आगे चलकर सामाजिक संरचना से भी जुड़ गया। अब अगर हम पशुपालन की बात करें तो क्या उसका महत्व कम हो गया था? नहीं, पशुपालन अभी भी महत्वपूर्ण था। गाय को विशेष महत्व दिया जाता था और उसे संपत्ति का प्रतीक माना जाता था।
यानी कृषि और पशुपालन दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे थे। जी हाँ, इसके साथ ही धातुओं का उपयोग भी बढ़ने लगा, विशेष रूप से लोहे का, जिसने कृषि और औजार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझें तो क्या ये कहा जा सकता है कि वैदिक काल की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे विकसित होकर एक मजबूत आधार बन गई थी? बिल्कुल, ये वो समय था जब आर्थिक गतिविधियां संगठित हुई और समाज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा। तो इस लेसन में हमने समझा कि वैदिक काल में लोगों की आजीविका, व्यापार और व्यवसाय किस प्रकार विकसित हुए। अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में, जो इस काल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहराई से जुड़ा हुआ पहलू है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम वैदिक काल के आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण और गहन लेसन की ओर, वैदिक काल का धार्मिक जीवन। जी हाँ, और ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैदिक काल को समझने के लिए उसके धार्मिक विचारों और आस्थाओं को समझना आवश्यक है। अब तक हमने समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को समझा, लेकिन वैदिक काल का एक बड़ा हिस्सा धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल, वैदिक काल में धर्म का आधार प्रकृति थी। लोग प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। यानी उस समय के देवता सीधे प्रकृति से जुड़े हुए थे। जी हाँ, जैसे इंद्र जो वर्षा और युद्ध के देवता माने जाते थे, अग्नि जो यज्ञ और अग्नि के देवता थे, वरुण जो जल और नैतिक व्यवस्था के देवता माने जाते थे। यानी हर प्राकृतिक शक्ति को एक देवता के रूप में देखा जाता था। बिल्कुल। अब अगर हम पूजा पद्धति की बात करें तो यज्ञ का विशेष महत्व था। यज्ञ यानी अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पण करना। जी हाँ, लोग अग्नि में घी, अनाज और अन्य सामग्री डालकर देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। उन्हें विश्वास था कि यज्ञ करने से सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्राप्त होती है। यानी धर्म का सीधा संबंध उनके दैनिक जीवन से था। सही कहा आपने। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कैसा परिवर्तन? अब धार्मिक कर्मकांड अधिक जटिल हो गए थे। ब्राह्मणों की भूमिका बढ़ गई और वे यज्ञ और अनुष्ठानों के मुख्य संचालक बन गए। यानी धर्म अब केवल आस्था नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन गया था। बिल्कुल। इसके साथ ही देवताओं की प्रकृति भी बदलने लगी। प्राकृतिक देवताओं के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं का महत्व बढ़ने लगा। यानी धर्म में एक प्रकार का परिवर्तन और विस्तार हो रहा था। जी हाँ, और इसी समय उपनिषदों का उदय भी हुआ, जहां ध्यान और ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया। यानी अब लोग केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे जीवन के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करने लगे। सही कहा आपने। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने आगे चलकर भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक विचारों को प्रभावित किया। अगर हम पूरी लेसन को एक साथ समझें तो ये स्पष्ट होता है कि वैदिक काल का धार्मिक जीवन सरल प्रकृति पूजा से शुरू होकर धीरे धीरे जटिल कर्मकांड और दार्शनिक चिंतन तक पहुंचता है। बिल्कुल, यही इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इस लेसन में हमने वैदिक काल के धार्मिक जीवन को विस्तार से समझा, देवता, यज्ञ, कर्मकांड और दर्शन। अगले लेसन में हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, जो इस पूरे काल को समझने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब हम इस ज्ञान के स्रोतों की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लेसन की ओर, वैदिक साहित्य। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैदिक काल को समझने के लिए साहित्य इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। बहुत अच्छा सवाल। वैदिक काल के बारे में हमें जो भी विस्तृत जानकारी मिलती है, उसका सबसे प्रमुख स्रोत वैदिक साहित्य ही है। यानी वेद और उनसे जुड़े अन्य ग्रंथ हमें उस समय के जीवन, समाज, धर्म और विचारों की पूरी तस्वीर प्रदान करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर वैदिक साहित्य ना होता तो हम इस काल को ठीक से समझ ही नहीं पाते? बिल्कुल, वैदिक साहित्य इस काल की आत्मा की तरह है। इसके बिना वैदिक काल को समझना लगभग असंभव होता। अब ये बताइए कि वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से कौन-कौन से ग्रंथ शामिल होते हैं? वैदिक साहित्य को मुख्य रूप से 4 वेदों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की क्या विशेषता है? क्या इनका उद्देश्य अलग-अलग था? जी हाँ, हर वेद का अपना अलग महत्व है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसमें देवताओं की स्तुतियां यानी मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियां दी गई हैं।
सामवेद में मंत्रों को गाने की शैली और संगीत का रूप मिलता है और अथर्ववेद में सामान्य जीवन, रोग, उपचार और जादू टोने से जुड़ी बातें भी शामिल हैं। यानी वेद केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाते हैं। बिल्कुल सही। अब अगर हम आगे बढ़ें तो वेदों के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ? वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं जिनमें यज्ञ और कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। इसके बाद आरण्यक ग्रंथ हैं जो वन में रहने वाले साधकों के लिए लिखे गए थे, और अंत में उपनिषद आते हैं जो दार्शनिक विचारों और आत्मा परमात्मा के संबंध को समझाते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वैदिक साहित्य केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं था बल्कि इसमें गहरे दार्शनिक विचार भी शामिल थे? बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये हमें बाहरी जीवन के साथ साथ आंतरिक और आध्यात्मिक जीवन की भी समझ देता है। अब एक और सवाल, क्या इन ग्रंथों को लिखित रूप में ही सुरक्षित रखा गया था? नहीं, शुरुआत में ये सभी ग्रंथ मौखिक रूप से सुरक्षित रखे गए थे। गुरु अपने शिष्यों को इन्हें सुनाकर याद करवाते थे, जिससे ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे। यानी ये एक बहुत ही मजबूत और अनुशासित शिक्षा प्रणाली का हिस्सा था। जी हाँ, और यही कारण है कि इतने प्राचीन होने के बावजूद भी ये ग्रंथ आज तक सुरक्षित हैं। अगर हम पूरे लेसन को एक साथ समझें तो ये स्पष्ट होता है कि वैदिक साहित्य हमें उस समय के हर पहलू, धर्म, समाज, शिक्षा और दर्शन की गहरी जानकारी देता है। बिल्कुल, यही कारण है कि वैदिक साहित्य को प्राचीन भारत को समझने का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो इस लेसन में हमने वैदिक साहित्य और उसके प्रमुख ग्रंथों को विस्तार से समझा। अगले लेसन में हम इस पूरे अध्याय का पुनरावलोकन करेंगे ताकि सभी महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएं। तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अब हम इस पूरे विषय को एक साथ जोड़कर समझने वाले हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस अध्याय की अंतिम लेसन में, क्विक रिवीजन और कंक्लूजन में। क्या हम सबसे पहले पूरे वैदिक काल को एक सरल तरीके से दोहरा सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम पूरे वैदिक काल को समझें तो ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय था, जिसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो क्या इन दोनों कालों के बीच सबसे बड़ा अंतर जीवन शैली का था? जी हाँ, ऋग्वैदिक काल में जीवन सरल, प्राकृतिक और पशुपालन पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक स्थायी, जटिल और कृषि पर आधारित हो गया। अगर हम समाज की बात करें तो उसमें क्या मुख्य परिवर्तन देखने को मिलता है? ऋग्वैदिक काल में समाज अपेक्षाकृत समानता पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था विकसित हुई, जिससे समाज 4 वर्गों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि इसी समय से सामाजिक असमानता की शुरुआत होती है? हाँ, ये कहना उचित होगा। वर्ण व्यवस्था शुरू में कार्य पर आधारित थी, लेकिन बाद में ये जन्म के आधार पर स्थायी हो गई, जिससे असमानता बढ़ी। अब अगर हम राजनीतिक व्यवस्था को देखें तो उसमें क्या बदलाव आया? ऋग्वैदिक काल में राजा के अधिकार सीमित थे और सभा समिति जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण थीं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ गई और शासन अधिक केंद्रीकृत हो गया। आर्थिक जीवन के संदर्भ में क्या मुख्य परिवर्तन हुआ? शुरुआत में अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी, लेकिन बाद में कृषि प्रमुख बन गई। इसके साथ ही व्यापार, शिल्प और धातुओं का उपयोग भी बढ़ा। धार्मिक जीवन को अगर हम एक वाक्य में समझें तो वो कैसा था? प्रारंभ में प्रकृति पूजा और सरल यज्ञ प्रमुख थे, लेकिन बाद में कर्मकांड जटिल हो गए और ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। साथ ही उपनिषदों के माध्यम से दार्शनिक विचार भी विकसित हुए। और वैदिक साहित्य का इस पूरे काल में क्या महत्व रहा? वैदिक साहित्य, विशेष रूप से चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, हमें इस काल के हर पहलू को समझने का आधार प्रदान करते हैं। तो अगर हम पूरे अध्याय को एक वाक्य में समझें तो क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल वो समय था जब भारतीय समाज की नींव रखी गई, जहां सरल जीवन से जटिल समाज और प्रकृति पूजा से दार्शनिक चिंतन तक का विकास हुआ। तो इस लेसन के माध्यम से हमने पूरे वैदिक काल को एक बार फिर से स्पष्ट रूप से समझ लिया। अब ये विषय आपके लिए न केवल आसान हो गया है, बल्कि परीक्षा के लिए भी तैयार है। अगले भाग में हम प्राचीन भारत के अगले महत्वपूर्ण अध्याय महाजनपदों का उदय को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपने ज्ञान को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस विस्तृत चर्चा के साथ हम प्राचीन भारत के इस महत्वपूर्ण अध्याय वैदिक काल के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस पूरे ऑडियो एपिसोड में हमने वैदिक काल के हर पहलू को क्रमबद्ध तरीके से समझा। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सामाजिक संरचना, आर्थिक जीवन, धार्मिक विचार और वैदिक साहित्य तक।
हमारी कोशिश यही रही कि ये विषय आपके लिए केवल जानकारी ना रहकर एक स्पष्ट और जुड़ी हुई समझ बन जाए, जिसे आप आसानी से याद रख सकें। अगर ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे अपने दोस्तों और साथियों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और ऐसे ही आसान, स्पष्ट और व्यवस्थित ऑडियो बुक कंटेंट के लिए हमारी चैनल राइज ऑडियो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले एपिसोड्स में हम प्राचीन भारत के अन्य महत्वपूर्ण अध्यायों को भी इसी तरह विस्तार से समझेंगे। अगले भाग में हम महाजनपदों का उदय विषय पर चर्चा करेंगे, जो इतिहास की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।